हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की, यूपी पुलिस का एग्जाम नज़दीक है। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल हिंदी लेकर के आया हूं, और हिंदी से भी वो सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं, और अब की बार भी आने की पूरी पूरी संभावना इन क्वेश्चन की बनी हुई है। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में प्रधान होता है। आपको चार ऑप्शन मिलेंगे: कर्ता, भाव, कर्म या विचार। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? तो हम अपने सही आंसर के साथ जाने वाले हैं। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताते हुए चलना चाहूंगा कि वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य वो होगा जिसमें कर्ता की भूमिका देखने को आपको मिलती है। क्रमवाच्य जिसमें कोई काम आपको दिखाई देता है, काम हुआ। और भाववाच्य जिस शब्द में, जिस वाक्य में आपको भाव का प्रकट होना मिलता है, वहां पे भाववाच्य होता है। तो ये क्वेश्चन आपने बना लिया। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको चार ऑप्शन मिलेंगे: क्रिया, वचन, अव्यय और वाच्य। तो आपके पास क्वेश्चन को देखो बड़े ध्यान से। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन न आए। क्रिया, क्रिया पर हमेशा प्रभाव पड़ता है वचन का। वचन खुद में ही अपने प्रभाव से पीड़ित होगा। अब अव्यय और वाच्य, वाच्य की मैंने बात की है, इसमें कृत भी आता है, कर्म भी आता है और भाव भी आता है। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है अव्यय, ये यहाँ पे सही होगा। अब आपको मैं बताता हुआ चलूं कि अव्यय कैसे होते हैं। जैसे ऐसे शब्द तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, ये ऐसे शब्द हैं जिन पर न लिंग का, वचन का और कारक का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसलिए आपका आंसर होगा अव्यय। दोस्तों, इसी के साथ हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं। कैसा अर्थ प्रकट करते हैं? विशेष, विपरीत, पर्याय या असामान्य। विशेष, पर्याय, विपरीत या असामान्य। तो इसका आंसर आपका होगा, मुहावरे जो हैं हमेशा एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, विलोम। पर्याय, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। और असामान्य अर्थ प्रकट करने वाले शब्द जो हैं विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन होगा आपका, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, लोकोक्ति,
का अर्थ है, लोकोक्ति का अर्थ है। ए ऑप्शन में मिलेगा आपको एक काज होना, एक काज होना। दूसरा ऑप्शन आपका होगा एक काम से, एक काम से चार का लाभ होना, एक काम से चार का लाभ होना। तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा एक काम से, एक काम से दो लाभ होना, या डी ऑप्शन लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ होना। तो आपके सामने क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? एक काज होना, एक काम से चार काम का लाभ होना, एक काम से दो लाभ होना, या लाभ ही लाभ होना। मैं आपको बताता हुआ चलूं, लोकोक्ति वे प्रसिद्ध कहावतें हैं जो बहुत पुराने समय से समाज में चली आ रही। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा हमारे बुजुर्गों को कहते हुए कि अकल की कुताई पैसा दिया और रुखी खाई, अकल की कुताई पैसा दिया और रुखी खाई। इसका ऑप्शन होगा आपका सी, एक काम से दो लाभ। तो बच्चों, जिन बच्चों को इस जो लोकोक्ति मैंने अभी बोली है इसका अर्थ पता है वो बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में इसमें क्या था, एक पंथ दो काज, यानी कि एक पंथ कार्य एक और दो काज दो का लाभ हो जाना। किसी एक कार्य को कर कर हमें दो कार्य का लाभ होना, एक काम से दो का लाभ होना। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव। क्वेश्चन नंबर 5, हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, हास, रति, हास, रति, रौद्र, रौद्र, और चौथे ऑप्शन में आपको मिलेगा विभत्स, विभत्स। इस तरीके से आपको वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो साथियों, हास्य रस का स्थायी भाव, अब हम अपने चारों ऑप्शन पर थोड़ी नजर डालते हैं। पहला हास्य, दूसरा रति, तीसरा रौद्र और चौथा ऑप्शन है हमारा विभत्स। यहाँ पे दो स्थायी भाव दिए गए हैं और दो अलग रसों के नाम लिए गए हैं। तो हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास। रति कहीं किसका स्थायी भाव होता है? करुण रस का, करुण रस का, करुण रस का। जैसे कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि कुछ पंक्तियां दे करके पूछता है कि निम्न में कौन सा रस है। जैसे मणि खोए भुजंग की जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधा आज बना कर तुमने न्याय किया जगदीश। तो ये करुण रस का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक भुजंग, एक सांप की माता जो है मणि खो जाने के बाद अपने फन को पटक पटक कर अपने आप को धुतकार रही थी और अपने अंदर ग्लानि महसूस कर रही थी। तो यहाँ से आपका कौन सा रस होगा? करुण रस। अब हम बात करते हैं रौद्र रस की। रौद्र, रौद्र रस है, रौद्र रस है और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध,
जहां पर क्रोध प्रकट होता है वहां कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। उसके बाद विभत्स रस है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी कि जानने की इच्छा। जहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क दे करके छोड़ दे वहां पे होता है आपका विभत्स रस। अब आप देखिए, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बताना इसमें कौन सा रस है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, महाराणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो बच्चों, जिन जिन बच्चों को इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चले। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपका 10 चरण, दूसरा ऑप्शन 6 चरण, तीसरा ऑप्शन 4 चरण और चौथा ऑप्शन आपका 2 चरण। तो जल्दी से बच्चों इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। कुंडलिया छंद में, कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं। तो इसका आंसर सही क्या होगा? 6। और मैं अभी आपको बताता हूं कि कुंडलिया छंद छंद कैसा होता है। विषम, विषम मात्रिक, विषम मात्रिक छंद को कुंडलिया छंद कहा जाता है, जिसके प्रथम चरण की शुरुआत, प्रथम चरण, प्रथम चरण दोहे से शुरू होगा। प्रथम चरण दोहे से शुरू होगा और अंतिम चरण, अंतिम चरण कुंडलिया छंद का अंतिम चरण रोला होगा। अंतिम चरण रोला होगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णों की एक से अधिक बार, वर्णों की एक से वर्णों की एक से अधिक बार आवर्ती, आवर्ती किस अलंकार में होती है? किस अलंकार में होती है? आपको इसके ऑप्शन में मिलेगा उपमा, रूपक, उपमा, रूपक, अनुप्रास या सलेस। अनुप्रास या सलेस, अनुप्रास या सलेस। वर्णों की एक से अधिक बार आवर्ती किस अलंकार में होती है? अलंकार भाषा का गहना। तो एक से अधिक बार जिस अलंकार में वर्ण की आवर्ती होती है वह होता है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। साथियों, जब कभी कंपटीशन को पढ़ते पढ़ते
और एक से अधिक बार नौकरी के बिल्कुल करीब आकर के वापस मुड़ते हो, तो मुझे पता है कि मनोबल और मोरल दोनों बहुत डाउन हो जाते हैं। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, कदमों तले जमी तो क्या हम आसमान रखते हैं। अगर एक बार आपने सोच लिया, तो अगर आपने एक बार किसी कार्य को करने की ठान ली, तो एक बार फेल होगे, दूसरी बार फेल होगे, लेकिन एक दिन आप सफलता को जरूर हासिल कर लोगे, ये मेरा मानना है। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लेंगे कि शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। स्वर, स्वर, वर्ण, अयोगवह, अयोगवह, या ऑप्शन नंबर डी, व्यंजन, व्यंजन। शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। हम वर्णमाला की बात करते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 52 शब्द हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आइए इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरी कोशिश साथियों हमेशा यही रहती है कि हर क्लास से आपको कुछ न कुछ ऐसा मिल जाए जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बेहतर साबित हो, और आप अपनी प्रिपरेशन को एक नए आयाम तक ले जा सके। तपस्वी, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग है। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए, तापसी। ऑप्शन नंबर बी, तपस्विनी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, तपस्या। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, तपसी, तपसी। साथियों, ऐसे क्वेश्चन में आपको देख करके हैरानी होती होगी कि तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तपस्वी शब्द जो देखने में खुद एक स्त्रीलिंग शब्द लग रहा है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा तपस्विनी, तपस्विनी। क्योंकि तपस्वी जो भी व्यक्ति तप करता है, वो स्त्री हो या पुरुष, उसमें दोनों आ जाते हैं, वो तपस्वी कहलाता है। तपस्या करने वाला तपस्वी कहलाता है। लेकिन अगर वहां पे किसी जाति विशेष के लिए पूछा जाए, तो तपस्विनी, तपस्या करने वाली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आचार्य,
आचार्य का पुल्लिंग क्या है? आचार्य का पुल्लिंग क्या है? ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी आचार्य, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी अर्थ। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? आचार्य। यहाँ भी आपके सामने वही समस्या आई होगी कि ये देखने में खुद पुल्लिंग लग रहा है, लेकिन आचार्य का पुल्लिंग शब्द है आचार्य। आचार्य, आचार्य। तो बच्चों, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, निरंतर प्रयास करते रहना है, एक दिन हम सफल जरूर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है? किस कारक का प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए करण कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर सी कर्म कारक, कर्म कारक, या ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक, अपादान कारक। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। तो शिक्षक यहाँ क्या है? इस वाक्य में शिक्षक क्या है? शिक्षक कार्य को करने वाला है, कर्ता। और पढ़ाने की जो क्रिया जुड़ी हुई है वह डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई है? कर्ता से। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। तो इसका आंसर होगा बी। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर बी 4, सी 2, डी 1। सर्वनाम, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका जवाब बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी नमकीन, नमकीन, ऑप्शन नंबर सी नमक, ऑप्शन नंबर डी बर्फीला, बर्फीला। निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? साथियों, विशेषण होता है
जो किसी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करता है। पथरीला, पथरीला एक सड़क की विशेषता को बता रहा है कि रास्ता जो है वो पथरीला है। तो रास्ते की विशेषता पथरीले शब्द से हमें पता चलती है। किसी भोजन का स्वाद नमकीन है, तो भोजन नमकीन है, नमकीन होना उसकी विशेषता है। बर्फीला, जिस क्षेत्र में बर्फ पड़ी हुई है तो कहते हैं कि यह क्षेत्र बर्फीला है। तो बर्फीला जो है बर्फ की विशेषता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे केवल एक ही शब्द ऐसा है, नमक, जो विशेषण नहीं है, जो विशेषण नहीं है, जो विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से तद्भव, तद्भव, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन होंगे आपके, ए ग्राम, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी में आप ले लीजिए अश्रु, अश्रु, और ऑप्शन डी में आप ले लीजिए माथा, माथा। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? ग्राम, सूर्य, अश्रु, माथा। माथा, आपका जो डी ऑप्शन है ये सही होगा, क्योंकि माथा का जो तद्भव शब्द है वो होता है मस्तक, मस्तक। तो बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊं, तो बिल्कुल मुझे बताना, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। और मेरी दुआएं आपके साथ है कि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें और भविष्य में अच्छी अच्छी पोस्ट पर जाएं। धन्यवाद, थैंक यू।